Next lecture is numerically greatest term। तो ये जो लेक्चर है आज का वो बाइनोमियल थ्योरम में ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, दैट इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो इससे जेई मेंस में तो सवाल काफी पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में क्या होता है। अब देखिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म यानी किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में अगर हम एक्सपांशन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया a प्लस बी का पावर n, इसका मैंने एक्सपांशन किया तो आएगा एन सी जीरो। अब बार बार हम एक्सपांशन तो करना ही पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए, तो ये थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। एन सी जीरो ए का पावर n माइनस जीरो बी का पावर जीरो, एन सी वन ए का पावर n माइनस वन बी का पावर वन, एन सी टू ए का पावर n माइनस टू बी का पावर टू, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा चलते चलते लास्ट वाली जो टर्म तक हम पहुंचेंगे तो एन सी एन ए का पावर n माइनस एन बी का पावर n, यहां तक पहुंच जाएंगे। अब हमें ये पता करना है, ध्यान से सुनिए, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बोले या मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आपको समझ में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव हो तो हम क्या मॉडुलस का यूज करेंगे। समझाते हैं कैसे। देखिए अब कोई भी बच्चा समझेगा कि सर किसी भी एक्सपांशन में अगर हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है तो a प्लस बी की पावर n, मैंने पूछा कि ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि सर यहाँ पर जो n सबसे हाईएस्ट होगा, जिसमें n बट अगर nc0 है, nc1 है, nc2 है, तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा बोलेगा कि सर यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पर n हाईएस्ट हो जाएगा या n पे डिपेंड कर जाएगा। नहीं, n पे डिपेंड नहीं करेगा, n पे डिपेंड करेगा बट साथ के साथ में a और b पर भी डिपेंड करेगा। ओनली n पर डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, a और b के वैल्यू पर भी डिपेंड करेगा। देखिए कहाँ पर, देखिए a के ऊपर भी पावर n लग रहा है, a के ऊपर पावर n कम होता जा रहा है, b का पावर बढ़ता जा रहा है। किसी एक पर्टिकुलर टर्म में ऐसा होगा कि जो टर्म ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा। हमें वही टर्म पता करनी है कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म दे रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी क्या, कि मैं ऐसा बोलता हूं कि मान लीजिए कि टी आर प्लस वन कोई टर्म है, बीच में होगी टी आर प्लस वन टर्म, हमने मान ली कि दिस इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हमने मान लिया कि ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। अगर ये टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो हम क्या बोल सकते हैं। देखिए अगर ये टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो हम यहां से बोलेंगे कि टी आर प्लस वन जो टर्म होगा, इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, टी आर होगा, और इसके अगला टर्म क्या होगा, टी आर प्लस टू होगा, ठीक है। और हमने ये बोला है, ध्यान से सुनिए, हमने ये बोला है कि टी आर प्लस वन इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। मैं बार बार न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो बता रहा हूं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज की ओवरऑल न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो टी आर प्लस वन को हमने सबसे बड़ी टर्म मान लिया है इस पूरे एक्सपांशन के अंदर, इस पूरे एक्सपांशन के अंदर। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मॉड लगा दिया। न्यूमेरिकल वाइज बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ मॉड लगा दिया। क्लियर। अच्छा टी आर प्लस वन और टी आर में से कौन बड़ा होगा, ठीक है, तो ये दोनों ये बड़ा होगा क्योंकि हमने इसको ग्रेटेस्ट बोला है, तो ऑब्वियसली टी आर से टी आर प्लस वन बड़ा होगा, ठीक है। मॉड लगा दिया हमने, ठीक है। तो टी आर प्लस वन जो होगा टी आर से बड़ा होगा, ये आप मान सकते हैं। अच्छा टी आर प्लस टू और टी आर प्लस वन में से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली टी आर प्लस वन बड़ा होगा क्योंकि हमने बोला है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो टी आर प्लस वन है। ओके, तो ये साइन ऐसे आएगा कि ये टर्म इससे भी बड़ा होगा और ये इससे भी बड़ा होगा। गेटिंग, ये क्लियर हो जाता है। तो अब यहां से हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी आर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ टी आर प्लस वन आ रहा है, ये फॉर्म आ रही है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या होगा, अगर मैं टी आर को सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा एन सी आर माइनस वन, एन सी आर माइनस वन। इसको थोड़ा सा समझिए, जनरल टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो टी आर मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में जनरल टर्म सारी बता दी गई है, तो टी आर टर्म निकालना आना चाहिए। क्या हो जाएगा, एन सी आर माइनस वन, ए का पावर एन माइनस आर होता है, यहां पर जो टर्म है उसको हमें माइनस करना है। जैसे टी आर जो होता है ना, टी आर टर्म निकाल रहे हैं तो एन सी आर माइनस वन, ए का पावर एन माइनस आर, ये माइनस वन है तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ऐसे, और b का ऊपर पावर आ जाएगा r माइनस वन। क्लियर।
चलिए इक्वल टू में यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म हो जाएगा NCR, a का पावर n माइनस आर, ठीक है, और प्लस वन है तो यहाँ तो यूज होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर TR प्लस वन निकल रहे, तो NCR a का पावर n माइनस आर और b का पावर r, ये फॉर्म आ रहा है। अच्छा एक बात बहुत क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, TR के नीचे जब TR प्लस वन जाएगा तो ये क्या होगा, लेस देन वन होगा, क्योंकि ये टर्म बड़ा है, ये नीचे जाएगा पॉजिटिव तो होगा ही ऑब्वियसली, तो ये टर्म बड़ा है तो ये लेस देन इक्वल टू वन होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, टोटल मॉड में लिख दिया TR अपॉन TR प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन। ये ठीक है, ये समझ में आ गया। अब TR का वैल्यू उठा के ये वाला वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा हमें, तो हमें मिलेगा NCR माइनस वन, ए का ऊपर पावर n माइनस आर प्लस वन, बी के ऊपर पावर r माइनस वन। ये ठीक है, और नीचे क्या मिलने वाला है, NCR a का पावर n माइनस आर, b का पावर r का होल मॉड इज लेस देन वन। हम इस इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम ये वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम ये वाले पार्ट को सॉल्व करें, यहां तक क्लियर है। अब देखिए इसको समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा a और b के बारे में हमने कोई ऐसा कमेंट नहीं किया कि a और b कुछ भी हो सकते हैं। a और b जो है वो इंटीजर वैल्यू हो सकता है ना, इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा लेकिन n और r तो पॉजिटिव ही होंगे। NCR जो कोफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। NCR n पॉजिटिव r पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव होता है, तो वैसे मैं इसको मॉड से बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए NCR माइनस वन और नीचे आ रहा है NCR, इसका रेशियो का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, ये आपको पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है, r अपॉन n माइनस आर प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो ये तो बाहर आ गया, r अपॉन n माइनस आर प्लस वन हो जाएगा। और ये मॉड के अंदर क्या आ रहा है वो देखते हैं। ये टर्म ऊपर जाएगा तो ये टर्म ये बड़ा है तो ऊपर बच जाएगा a, और नीचे क्या आ जाएगा b, ठीक है। ये फॉर्म आ रही है, इस तरीके से फॉर्म आएगी, लेस देन वन। हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है r का वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा समझना, ये बिकॉज ये पॉजिटिव है ना, मॉड के बाहर निकाला था इसीलिए पॉजिटिव वैल्यू, इसको समझना होगा कि ये कोफिशिएंट का रेशियो है, ये पॉजिटिव है, इसको इधर भेज दिया तो यह आ जाएगा मॉड ऑफ a माइनस बी लेस देन इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। आपका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए r पर, हमें r का वैल्यू निकालना है, हमें r का वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस मॉड ऑफ a बाई बी इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन आर कर दिया अलग से, और माइनस वन, ठीक है ना, इसको ऐसा ले लिया। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को साथ में ले लिया, सेपरेट कर लिया, n प्लस वन बाई आर ले लिया और माइनस आर बाई आर वन हो गया। इस माइनस वन को इधर भेज देंगे, n प्लस वन बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a प्लस बी प्लस वन टाइप का फॉर्म आ जाएगा। अब थोड़ा सा समझिए, ये वैल्यू पॉजिटिव है, मॉड के अंदर है, तो मैं इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, r इज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी। ये एक फॉर्मूला बन गया है, फिर से समझने की जरूरत है। देखिए हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, मैग्नीट्यूड वाइज। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हम कैसे निकाल रहे हैं, किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर अगर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हमें ढूंढना है तो वो डायरेक्टली नहीं मिल सकता, बिकॉज वो डिपेंड करेगा a और b की वैल्यू पे, ठीक है। तो हमने ऐसा मान लिया कि TR प्लस वन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म था, और फिर हमने ये फॉर्म लगाया है, क्योंकि अगर ये बड़ा होगा तो ये इससे भी बड़ा होगा, यानी आसपास की दोनों टर्म से बड़ा होगा। आसपास की दोनों टर्म यानी r प्लस वन r से भी बड़ा होगा, r प्लस टू से भी बड़ा होगा। तो इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, बाइनोमियल की जनरल टर्म लगाने के बाद में हमारे पास ये वैल्यू आई है। यानी ये क्लियर हो गया कि r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n प्लस वन होल डिवाइड बाय वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी। तो मतलब इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको एज अ फॉर्मूला, क्योंकि बार बार आप ये पूरी सारी की सारी है ना फॉर्मूले नहीं लिखेंगे। अच्छा अभी मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, सुनिए, अभी हमने किसको सॉल्व किया, हमने इस टर्म को सॉल्व किया। जब मैं इसके साथ इसको टर्म को सॉल्व करूंगा तब भी यही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा n प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ a बाई बी माइनस वन, ठीक है। तो r इससे हमेशा बड़ा होगा, r इस टर्म से हमेशा बड़ा होगा और इस टर्म से हमेशा छोटा होगा। बस इसको हमें थोड़ा सा मेमोराइज करना है, इसको हमें थोड़ा सा मेमोराइज करना है, ये याद रखना है। अगर ये याद रखेंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के r का वैल्यू पता कर लेंगे कि कौन सा टर्म बड़ा आ रहा है इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब r के वैल्यू पे, अब r का वैल्यू हम इसमें n और a और b का वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा
हमने अभी एक्सपांशन लिया था ये a प्लस बी का पावर n। हो सकता है कि आप लोग कभी कभी ऐसा लेते हैं कि 1 प्लस एक्स का पावर n भी लेते हैं, तो कुछ नहीं हुआ है। यहां से आपको समझना है कि यहाँ x आ गया, यानी a बाई बी की जगह पर हमने क्या रख दिया है। देखिए अगर इन दोनों को कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर a को कॉमन ले लिया जाए तो b बाय a आ जाएगा, तो ये 1 बाय मॉड x हो जाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो भी मैं लिख देता हूं। देखिए उस केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर ये मॉड ऑफ x ऊपर चला जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इन दोनों में जब हम लेंगे ना कंपेयर करेंगे तो ये जो a बाई बी होगा वो 1 बाय एक्स आ जाएगा, यानी 1 बाय मॉड ऑफ x आएगा क्योंकि मॉड लगाया हमने, और यहाँ आ जाएगा मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा n प्लस 1। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ x आ जाएगा, नीचे भी मॉड ऑफ x प्लस 1। मतलब फॉर्मूला वही है, वैसे तो ये याद रख लीजिए ज्यादा सही है, लेकिन ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ कि अगर आप लोग 1 प्लस एक्स की पावर n टाइप की बाइनोमियल एक्सपेंशन में यूज करते हैं तो, अदरवाइज तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, इस फॉर्मूले को आपको मेमोराइज करना है। किसी भी टर्म हम किसकी बात कर रहे हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म के लिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। अब क्वेश्चन में अब यहां पर क्या होगा, देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ x इज इक्वल्स टू 1/3 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस 4x का पावर 8, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 4x का पावर 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1 प्लस 4x का पावर 8 में हमें क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट टर्म। अब यहाँ पर कुछ बोला नहीं है कि ग्रेटेस्ट टर्म, तो आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म मान के चलना है। तो हमें पूछा है ग्रेटेस्ट टर्म, तो वो हम बोलेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, NGT हमें निकालना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए अब आप इस एक्सपेंशन को ध्यान से देख सकते हैं। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं, a प्लस बी का पावर n। आई थिंक आपको याद होगा, तो आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं, बताइए क्या होगा, n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड a बाई बी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन मॉड 1 प्लस मॉड a बाई बी। ये हमने अभी पूरा डिराइव किया है। ये अच्छा मैंने ये क्वेश्चन ले लिया पहले, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये क्वेश्चन ले लिया, ये क्वेश्चन छूट गया है तो इसके बाद ले लेंगे। तो अब देखिए, तो ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट डिराइव किया है, ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमने ऐसे डिराइव किया, तो ये आपको आना चाहिए। अब चलते हैं आगे, तो 1 मिनट, ये क्वेश्चन हम ले लेते हैं इसके बाद, ठीक है। अब इस पे कंसंट्रेट करिए। तो ये है फॉर्मूला, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं हम। तो यहां पर जो एक्सपेंशन है वो क्या दिया हुआ है, तो बच्चों ध्यान से समझो, ये दिया हुआ है 1 प्लस 4x का पावर 8। अब इसके अंदर न्यूमेरिकली हमको निकालना है कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का वैल्यू क्या आएगा या कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट होगी, दोनों चीजें एक साथ निकलेगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, n का वैल्यू 8 हो गया। अच्छा एक बात सुनिएगा, मैं ना सिर्फ ये वाली फॉर्म, इस वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा, तो -1 ही तो करना है इसमें, तो वो तो अपने आप हो जाएगा, चाहे तो दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए r इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, यहाँ रखिए, n हो जाएगा 8 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मॉड ये a ये b, तो a बाई b, तो 1/4। x का वैल्यू हमें कुछ दिया है, x का वैल्यू हमें क्या दिया है। अच्छा एक और बात, कोई बच्चा बोलेगा सर x इक्वल टू, कोई बच्चे क्या समझते हैं इस क्वेश्चन में, x इक्वल टू 1/3, इफ x इक्वल टू 1/3 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर x का वैल्यू यहाँ रख दो, है ना। ये बिल्कुल गलत है ना सोचना है कि सर x का वैल्यू शायद यहाँ रखना होगा 1/3 और फिर इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना होगा। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हमको ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, तो उसमें n पे भी डिपेंड करेगा, जो 8 है, 8 इसका पूरा एक्सपेंशन होगा, तो उस पर डिपेंड करेगा। सीधा सीधा x का वैल्यू नहीं रख रहा है, ये तो हम तब रख रहे हैं x का वैल्यू जब हमने इसके लिए r के बारे में हम कुछ कमेंट कर रहे हैं कि r का वैल्यू क्या होगा, तभी हम रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए n कितना हो जाएगा, 8 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a 1 है और b 4x है। x कितना है हमारे पास, x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/3, तो x का वैल्यू आ रहा है 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, ठीक है, -1 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर a का वैल्यू 1 हो जाएगा, b का वैल्यू 1/3, ठीक है। तो इसको जल्दी से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 ऊपर जाएगा यहाँ पर
और 4 एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, तो ये जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ध्यान से सुनिएगा, और 3 यहाँ जा रहा है तो यहाँ 4 आ रहा है आई थिंक, सही है कैलकुलेशन। 3 जाएगा यहाँ तो ये 3/4 आ जाएगा, उसका एलसीएम 4 ऊपर चला जाएगा और 3 + 4 हो जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है 3 + 4 3 + 1 सॉरी 3 + 1 4 हो जाएगा। 1 मिनट, 3 यहाँ जा रहा है और 4 + 3 होगा क्योंकि हमने एलसीएम लेके 4 ऊपर जाएगा, ठीक है -1, इस तरफ कितना हो जाएगा 9, 1 प्लस ये भी 3/4, इस टाइप से फॉर्म आ रही है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 ऊपर जाएगा तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 36/7 -1, 36 - 7 यानी 29, 29/7 लेस देन इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 4 ऊपर जाएगा 36, 36/7, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि जो r का वैल्यू आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 29/7 से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो 29/7 से थोड़ा सा बड़ा यानी 4.1 समथिंग होगा, यहां से r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.1 समथिंग होगा, यानी r का एग्जैक्ट वैल्यू, r इंटीजर होगा, अब r इंटीजर होगा तो r का वैल्यू क्योंकि पॉइंट में तो नहीं हो सकती कोई टर्म, तो r का वैल्यू 4 + 1 से बड़ा है, 5 + 1 से छोटा है, यानी कि r इंटीजर एग्जैक्टली r = 5 है, एग्जैक्टली r का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, तो r का वैल्यू हो गया 5, तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा T6, क्योंकि r = 5 है तो T6, और टर्म हमारे पास दिया हुआ था 1 + 4x का पावर 8 एक्सपांशन दिया हुआ था, वेयर x = 1/3 हमें दिया हुआ था, तो अब हम T6 निकाल लेंगे, तो जो T6 होगा वो क्या आएगा, T6 समझ में आया क्यों, क्योंकि r = 5 है, तो यहां पर हमें पता है जनरल टर्म होता है TR + 1 NCR x का पावर n - r a का पावर r, ये आपको जनरल टर्म बताया था, तो यहां से क्या होगा T6, r = 5 है तो T6 हो जाएगा 8c6, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 1 का पावर 8 - 6 और a हो जाएगा 4x का पावर 6, 8c6, ठीक है, 1 का पावर 8 - 6 इज 2 और ये हो जाएगा 4 का पावर 6 और x का वैल्यू कितना है 1/3 का पावर 6, तो दिस इज द आंसर, तो ये हमारे पास में टर्म आ जाएगा। चलते हैं आगे, ऊपर एक क्वेश्चन रह गया था हमारा, उस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसमें भी ये बोला है कि फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 तो यहां पर बोला है देखिए 3 - 5x की पावर 11 वेयर x = 1/5, इसमें भी हमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही फाइंड करना है, ठीक है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने के लिए अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अगेन फॉर्मूला याद हो गया, Rn + 1/1 + mod of a/b -1 लेस देन इक्वल टू n + 1 टाइम ऑफ 1 + mod of a/b, ये अभी हमने डिराइव किया है, तो हमें निकालना है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, तो r इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब n का वैल्यू हमारे पास कितना है बताइए, n का वैल्यू कितना है, अब आप समझ सकते हैं 11 + 1 1 + mod a कितना है 3, b कितना है -5x और यहाँ आ रहा है -1, इस तरफ क्या हो जाएगा n + 1, n कितना 11, 11 + 1 1 प्लस a कितना है 3 अपॉन माइनस का 5x, ठीक है, ये वैल्यू आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है। अब सुनिएगा, अब ये तो x का वैल्यू रखना है, x 1/5 है, तो ये हो जाएगा r ग्रेटर देन इक्वल टू 11 + 1 होल डिवाइड बाय 1 प्लस x कितना है 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, यहाँ सीधा सीधा 3 आ रहा है क्योंकि 1/5 है ना, x का वैल्यू 1/5 रखते ही ये कैंसिल 3 हो जाएगा, तो 1 + 3 -1 आ रहा है, इस तरफ क्या आ रहा है 11 + 1, अच्छा ये मॉड था ना, वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा ना मॉड, तो यहाँ मैं ब्रैकेट ही लगा देता हूँ मॉड हटा के, और यहाँ पर क्या आएगा x की जगह 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये भी आ जाएगा 3, तो आप देख सकते हैं कि जो r का वैल्यू मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, r का वैल्यू मुझे मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 12/4, 3 - 1 is 2, सही है, 12/4, 12/4 3, 3 - 1 2, और यहाँ से क्या मिल रहा है r का वैल्यू, ये हो जाएगा 12/4 दैट इज 3, तो r का वैल्यू 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है ना, तो r का वैल्यू 2 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों इंटीजर वैल्यू आ रहे हैं, तो यानी यहाँ पर क्या होगा कि दो टर्म ऐसी होगी जो ग्रेटेस्ट होगी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट। अब बच्चा बोलेगा सर कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए क्या होता है कि टर्म ऐसे बढ़ती जाती है, कोई भी टर्म जब बढ़ती है ना, कोफिशिएंट बढ़ता है, टर्म भी बढ़ सकती है ना, ऐसे ये बढ़ेगी ऊपर बढ़ेगी, कई बार ऐसा हो जाता है कि दो टर्म ऐसी आ जाएंगी, ये तो हो गया जब सिंगल टर्म,
तो कई बार क्या होता है, दो टर्म ऐसी आ जाती है जो जिन पर सेम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जिन पर सेम वैल्यू मिलेगी, जैसे यहाँ पर आ रहा है आर का वैल्यू 2 से ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, 3 से ग्रेटर लेस और इक्वल हो सकता है, यानी कि दो वैल्यू आ गई आर की 2 और 3। इसका मतलब ये हो गया कि t इक्वल टू 3 होगा, R2 टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन, ठीक है। तो r इक्वल टू 2 रखा तो 3 और 3 रखा तो फोर्थ टर्म। ये जो दोनों टर्म है ये इक्वल हो गई है इस बार, ये दोनों टर्म क्या होंगी, इक्वल होंगी और मैग्नीट्यूड वाइज यानी कि ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगी। ग्रेटेस्ट टर्म एंड इक्वल, ग्रेटेस्ट टर्म तो होंगी एंड इक्वल भी होंगी। कौन कौन सी टर्म हो जाएगी, T3 एंड T4। अभी आपको कैलकुलेशन में भी समझ में आ जाएगा, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये दोनों इक्वल आएंगी। तो T3 क्या होगा, T3 का मतलब NCR, n कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 11। तो यहाँ पर एक्सपेंशन दिया हुआ है 3 माइनस 5x की पावर 11 वेयर x इक्वल टू 1 मिनट, x इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो यहां से अगर हम लेते हैं T3, तो T3 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, क्योंकि हमें निकालना है टर्म। तो यहाँ जो टर्म आ रही है वो आनी चाहिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन सी हो रही है, T3 एंड T4। T3 क्या होगा, 11C3, 3 का पावर 11 माइनस 3 एंड माइनस 5x का पावर 3, ये होगा T3। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11C3 3 का पावर 8 माइनस के ऊपर पावर यहाँ पर क्या आ रहा है -5 और x का वैल्यू कितना है 1/5 है, x का वैल्यू 1/5 और यहाँ पर आ जाएगा T3। क्लियर, अब 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो हमें मिला क्या, माइनस का क्यूब, तो नेगेटिव 11C3 3 का पावर 8, ये नेगेटिव टर्म है। लेकिन फिर वही बात, ये नेगेटिव पे ध्यान नहीं देना है, मैंने पहले भी बताया था न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है ना, मॉडुलस वैल्यूज का, ठीक है। T4 क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा 11C3, 1 मिनट, यहां पर हमने T3 निकालना था तो ये 11C2 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, ये 11C2 है। अच्छा, इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। 11C2 कितना होता है, 11 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1, 3 का पावर 8, 2 से ये गया 5 टाइम, तो ये कितना आया माइनस का 55 इंटू मल्टीप्लाई 3 का पावर 8 आया, ठीक है। 11C3 यहाँ कितना होगा, 11C3 इसमें रख रहे हैं क्योंकि हम फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं। तो 11C3 3 का पावर 11 माइनस 3, अच्छा यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 9 हो जाएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, ये 9 हो जाएगा। तो ये जो टर्म हो जाएगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा 55, ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, कैलकुलेशन एरर, -55 मल्टीप्लाई 3 का पावर 9, ये आ रहा है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं फोर्थ टर्म, 11C3 3 का पावर 11 माइनस 3 माइनस 5x का पावर 3, यहाँ पर भी 2 है, तो ये पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा 1/5 रख देते हैं, तो 11C3 3 का पावर 8 और यहाँ पर आएगा 1/5, तो ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, लेकिन होगा 1 ही। अब सुनिए 11C3 को सॉल्व करते हैं, 11 इंटू 10 इंटू 9 होल डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 11C3 सॉल्व करना आता है, तो 11 इंटू 10 इंटू 9, 3 इंटू 2 इंटू 1, इधर आ जाएगा 3 का पावर 8। अब ध्यान से सुनिए, 3 से ये गया 3 का पावर 7, अच्छा 9 क्या करेगा, 9 होता है 3 का पावर 2, अच्छा और ये 2 से आएगा 5 टाइम, तो ये कितना आएगा 55, और ये कि 9 होता है 3 का पावर 2 और ये है 3 का पावर 7, तो ओवरऑल क्या मिला 3 का पावर 9 मिला, ओवरऑल 3 का पावर 9 मिला है। तो आपने देखा कि दोनों वैल्यू सेम आ गई। मैं वही कहना चाह रहा था आपको कि इसमें क्या होगा, क्योंकि r का वैल्यू क्या आया था 2, क्योंकि r जो आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 आया था, यानी कि r इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3 बोथ आर इक्वल एंड द ग्रेटेस्ट टर्म। तो आपने देख लिया r इक्वल टू 2 पे थर्ड टर्म आ रहा है ये, और r इक्वल टू 3 पर ये फोर्थ टर्म आ रहा है, और दोनों ही क्या आ रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेई मेंस में खास तौर से। तो जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा एरर हुआ है बीच में, तो उसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉपी में आप बिल्कुल नोट्स बनाइए अच्छे से और उसमें लिखिए। चलते हैं अगले लेक्चर पे।